2010 में है। तो सबसे पहला सवाल क्या कहता है, लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलाइड में अंतर। तो लायोफिलिक, सबसे पहला है लायोफिलिक और एक है लायोफोबिक। एक है लायोफिलिक और एक है लायोफोबिक कोलाइड। अब इसका जो कण होता है बहुत छोटा छोटा होता है और इसका जो अणु है बहुत छोटा छोटा होता है, मतलब माइक्रो अणु होते हैं। अब ये है ग्रुप्स ऑफ एटम होते हैं, मतलब ये परमाणुओं के समूह में होते हैं। ये छोटे होते हैं, ये समूह में होते हैं। सामान्यतः ये रंगहीन होता है, रंगहीन होता है और ये रंगीन होता है। ये द्रव स्नेही है, द्रव के साथ आसानी से घुल मिल जाता है और ये द्रव विरागी है। एक द्रव स्नेही है, एक द्रव विरागी है। इसके साथ साथ एक और बात है, ये उत्कर्मणीय है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, उत्कर्मणीय है और ये अनुत्कर्मणीय है। एक उत्कर्मणीय प्रोसेस है, एक अनुत्कर्मणीय प्रोसेस है। तो ये बस इतना लिख दीजिएगा, आपका 2 नंबर क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब है 5% यूरिया जो है, 5% यूरिया के घोल का परासरण दाब 273 केल्विन पर निकालो। तो परासरण दाब बराबर पाई बराबर, ये तो फर्स्ट वाला था, आपका सेकंड वाला है। अब उसके बाद है परासरण दाब निकालना है, वो भी 5% यूरिया के बिलियन, मतलब 100 ग्राम कोई बिलियन है तो उसमें यूरिया 5%, मतलब 5 ग्राम है, 5 ग्राम घुला हुआ है। तो परासरण दाब पाई बराबर CRT होता है, पाई बराबर CRT होता है। 273 केल्विन ताप पर निकालना है। तो पाई का तो जानबे करते हैं वैल्यू, CRT का वैल्यू निकालना है। तो इसको धीरे धीरे सॉल्व करके इस पर आप आराम से निकाल लीजिएगा। कॉन्सेंट्रेशन वाला ये देखिए, सबसे पहले C का वैल्यू, टेम्परेचर 273 केल्विन गिवन है और CRT, तो CRT C तो है, R का वैल्यू 0। अब देखिए ये 20 पाई का वैल्यू आपको निकालना है। अब है सबसे पहले कि मोलरता, मोलरता सबसे पहले तो मोलरता निकालिएगा, तो ये 5 अब देखिए वो लीटर, मतलब ग्राम पर लीटर बटे जो होता है आपका बिलियन का जो आयतन होता है उसको डाल दीजिएगा। तो ग्राम पर 5 ये 50/60 m आएगा, मोलरता निकाल करके लाइएगा। तो उसके बाद पाई बराबर CRT, ये हो जाएगा आपका। अब जो है C का वैल्यू डाल करके और सारा टोटल चीज़ आपको मालूम है, तार का वैल्यू है, पाई का वैल्यू मालूम है, C का जो है टर्म निकाल लीजिएगा, निकल करके आ जाएगा, ये आपका निकल जाएगा इस फार्मूला से। अब इसके बाद है उल्टा परासरण। तो उल्टा परासरण क्या होता है, सबसे पहले जानते हैं उल्टा परासरण। सबसे पहले परासरण की क्रिया, परासरण की क्रिया है जब किसी विलयन में कोई भी जो है, कोई भी विलायक के अणु जो है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, उच्च सांद्रता कहने का मतलब जहां पर विलायक के अणु की संख्या ज्यादा संख्या से कम संख्या की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं। तो इसी को जो विलयन के लिए होता है तो इसको कहते हैं परासरण, और जब गैस के लिए होता है तो इसको कहते हैं विसरण। तो परासरण है। अब उल्टा परासरण जब किसी विलयन पर, अब देखिए उसके परासरण दाब जो चल रहा है, तो मतलब उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विलायक के अणु गति कर रहे हैं। तो जब गति कर रहे हैं तो अब उससे ज़्यादा प्रेशर हम लगा देंगे, वो जो वास्तविकता उसका टेम्परेचर है जितना, उससे अगर ज़्यादा प्रेशर लगा देते हैं तब जा कर के परासरण की गति उल्टा पड़ जाती है, तब निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जाने लगता है विलायक का अणु। तो इस स्थिति को कहा जाता है उल्टा, मतलब परासरण पहले था क्या, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति कर रहा था, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति कर रहा था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि बाद में हो गया कि आपका निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता, परासरण की गति क्या हो गया, उल्टा हो गया। तो इसीलिए इसको कहते हैं उल्टा परासरण। अब उसके बाद है IUPAC नामकरण, हम कल भी चर्चा किए थे इस पर और आज भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे है K2 गुरु कोष्ठक है आपका, इसके साथ साथ है NiCN4,
4 है। इसका नामकरण आपको करना है। अब देखिए सबसे पहले गुरु कोष्ठक के अंदर, जो भी गुरु कोष्ठक के अंदर होगा उसको पहले देखेंगे गुरु कोष्ठक पॉजिटिव है या नेगेटिव। अब ये तो है के पॉजिटिव होता है तो के प्लस, ये तो माइनस से हो गया, ये तो टोटल माइनस हुआ, तो माइनस हुआ तो सबसे पहले प्लस वाला का नामकरण होता है, तो यह पोटासियम है, तो इसको लिखेंगे पोटासियम। पोटेशियम इसको कहते हैं, पोटेशियम लिख देंगे। अब उसके साथ साथ इसका देखिए, अब केंद्रीय परमाणु कौन है, निकेल है, तो केंद्रीय परमाणु तो पहले नामकरण नहीं होता, लिगेंड का नामकरण होता है, तो लिगेंड इसमें कौन है, तो CN लिगेंड है। लिगेंड है तो लिगेंड की संख्या कितना है, 4 है, तो इसको लिखेंगे 4 के लिए लिखा जाता है टेट्रा, टेट्रा लिखेंगे। अब है टेट्रा, तो टेट्रा, अब उसके बाद क्या है, इसको कहते हैं साइनो, इसको CN को बोला जाता है साइनो, साइनो। अब एनाइक होता है निकेल, और जब अंतिम में रहता है तो ATE लग जाता है तो निकेलेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निकेलेट। अब इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालिए, तो इसको हो जाएगा 1 × 2 प्लस इसका x मानिए, प्लस इसका होता है -1 CN का, और 4 गो है तो और इक्वल 0 हो जाएगा। 2 + x - 4 बराबर 0, तो x बराबर +2 आ गया, तो +2 आया तो उसको ब्रैकेट में लिख देंगे। ये पहला नामकरण हुआ। एक और नामकरण है, जिसका नाम क्या हो गया, पोटेशियम टेट्रा साइनो निकेलेट हो गया। अब उसके बाद एक और जो है आपका IUPAC से नामकरण करना है, अब वो है COCl2, COCl2 है आपका, NH3 4 है, और इसके साथ साथ Cl है। तो जब इधर Cl लगा हुआ है, तो जब Cl लगा हुआ Cl माइनस होगा, ये प्लस, तो धनायंत पहले इसका नामकरण होगा, तो इसमें भी सबसे पहले लिगेंड, लिगेंड में भी उसका नामकरण होगा जिसका IUPAC नामकरण करते वक्त जिसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पहले आता है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ये है, क्लोरीन है और एमीन है, तो सबसे पहले एमीन का आएगा, तो लिखेंगे टेट्रा, टेट्रा एमीन। ये क्या है, कितना क्लोरीन है, 2 है, तो उसका भी संख्या, तो डाई क्लोरीन टेट्रा एमीन डाई क्लोरीन। उसके बाद क्या है, कोबाल्ट, CO मतलब कोबाल्ट, तो कोबाल्ट लिखेंगे, कोबाल्ट। कोबाल्ट का सबसे पहले अब ऑक्सीकरण संख्या निकालिएगा, तो इसका देखिए, इसको x मान लीजिए, x हो जाएगा, इसका देखिए ये -2 हो जाएगा, इसके साथ साथ इसका 0 हो जाएगा, और ये -1 हो जाएगा, मतलब 0, तो x इक्वल होगा +3 आ गया, तो इसको +3 आ गया, तो इसको लिख दीजिए, रोमन नंबर पे इंडिकेट कर दीजिए। और एक और चीज़, इसका क्लोरीन है, तो क्लोराइड लिखिए, क्लोराइड, क्लोराइड, यही इसका नामकरण होगा। अब है कि परिवर्तन कैसे करेंगे आप, तो परिवर्तित करते समय भी छोटा छोटा बातों को ध्यान। अब क्या, सबसे पहला है कि एनिलीन से ब्रोमोबेंजीन में परिवर्तन आपको करना। एनिलीन है, एनिलीन बेंजीन को अगर एमीन से भी क्रिया करवाइएगा तब एनिलीन बनता है, तो एनिलीन का ये है आपका, ये देखिए, ये जो है ये हम बना रहे हैं, ये आपका एनिलीन, NH2 है, ये एनिलीन है। अब एनिलीन से क्या बना, ब्रोमोबेंजीन बनाना है, तो एनिलीन से ब्रोमोबेंजीन बनाना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक देखिए Na2 और NO। अब देखिए सॉरी, ये Na और NO2 होता है, इसका जब, या फिर HCl, या फिर क्या हो जाएगा आपका, इसके साथ साथ एक और चीज़ मिला लेना है, प्लस HCl मिलाना है, प्लस HCl मिलाना है। तो जब प्लस HCl मिलाइएगा तब अभिक्रिया करवाइएगा, तब इसे बनता है, तब ये क्या बनाता है आपको, ये देखिएगा, ये बनाएगा, इसके साथ साथ नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन क्लोराइड, बेंजीन डाई नाइट्रोजन क्लोराइड बनाता है। जब इसकी अभिक्रिया, इसके लिए टेम्परेचर आपको कम से कम 5 डिग्री सेल्सियस चाहिए, 5 डिग्री से कम सेल्सियस पर यह काम नहीं होगा। अब इसको जब हम HBr की उपस्थिति में
वही 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इसको आगे हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तब आपको बन जाता है ब्रोमोबेंजीन बनता है आपका। तब जाकर के क्या बनता है, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। तब जाकर के ये आपको देखने को मिलेगा, ब्रोमोबेंजीन देखने को मिलता है। अब है कि फॉर्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल से ज़्यादा क्या है, प्रबल है या फिर सबल है। तो फॉर्मिक अम्ल के सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाइए। अब देखिए ये है, ये जो है फॉर्मिक अम्ल का स्ट्रक्चर है। अब उसके बाद एक है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। अब ये तो कहता है कि इससे ये ज़्यादा क्या है जी, आप देखिए इससे ज़्यादा ये सबल है। सबल होने का कारण है कि इसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, इसमें हाइड्रोजन बंध उपस्थित नहीं होता। ये हाइड्रोजन बंध के कारण ही ये ज़्यादा प्रबल हो जाता है। हाइड्रोजन बंध होगा, उसके H+ आयन की देने की सांद्रता इसका ज़्यादा है, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा सबल है। और एनिलीन जो है ये अब देखिए एनिलीन मिथाइल एमीन से कम क्षारीय है। एनिलीन मिथाइल एमीन से कम क्षारीय होने के कारण तो एनिलीन में NH2 आकर के जुड़ेगा। NH2 है तो इस पर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और है ये बेंजीन फेनॉक्साइड बनाता है, तो जिसके कारण ये फेनॉक्साइड बनाने के कारण ये चारों तरफ फैल जाता है, विलयन में फैल जाने के कारण ये, तो इसी के कारण ये क्या होता है जी, आपको क्षारीय गुण दिखाने के लिए। अब है डेनियल सेल का अर्धसेल एवं सेल अभिक्रिया लिखिए। डेनियल सेल, तो डेनियल सेल में देखिएगा, डेनियल सेल में होता है कि जो एनोड का काम करता है वो जिंक की छड़ होता है, कैथोड का काम करने वाला होता है। जरा सा डेनियल सेल के बारे में जानिए लीजिए। 2 आपका कंटेनर, ये देखिए इधर भी है, इसमें मान लेते हैं कि भरा हुआ है आपका विद्युत अपघट्य है, इसमें भी विद्युत अपघट्य है। इसमें इधर जिंक का क्षार रख देते हैं, इधर किस चीज का क्षार है, जिंक का। और ये जो होता है ये लवण सेतु है, ये आपका लवण सेतु देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, तो थोड़ा भी अगर विक्षेप होगा तो हमें मालूम चल जाएगा। और इधर ये है जैढन का क्षार, और इधर से ये जो है इधर होता है आपका, इधर होता है एनोड। एनोड मतलब जो निगेटिव यहाँ पर, और यहाँ है कैथोड। तो ये बात है। सबसे पहले यह लोन कॉन्सेप्ट इसके लिए याद रखिएगा, लोन एनोड, हाँ एनोड यहाँ होता है, एनोड ये है। अब देखिए एनोड निगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव होता है, यहाँ पर ये बात जानते ही हैं आप। इसमें तो इसका अर्धसेल अभिक्रिया क्या है, तो अर्धसेल अभिक्रिया में क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, ये इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा आपका। तो इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या करेगा, जैढन सॉलिड होता है, ये क्या करता है आपका, इलेक्ट्रॉन त्याग करके Zn2+ बनाता है। इसके साथ साथ 2 इलेक्ट्रॉन को ये त्याग देता है, 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है। 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला तो ये एक्वस में, ये एक्वस बना, यहाँ हो गया। और दूसरा ये होता है एनोड पर, ये एनोड का रिएक्शन है। एनोड और कैथोड दोनों का है, इसको इंग्लिश में भी एनोड और कैथोड ही कहता है। और दूसरा है कैथोड के लिए है आपका, तो कैथोड के लिए क्या रिएक्शन है, इधर Cu2+ विलयन में, ये CuSO4 का विलयन हो, सॉरी ये ZnSO4 का है, और ये होता है CuSO4 का विलयन होता है। तो ये है। तो सबसे पहले ये वाला बात भी आपका क्लियर हो गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो ये कैथोड है। अब ये कैथोड का, अब कैथोड के लिए तो Cu2+, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से त्यागता है वही 2 इलेक्ट्रॉन वो लेता है, और जाकर के दोबारा ये क्या करता है जी आपको, तब ये Cu सॉलिड बनाता है। ये एक्वस में है, ये एक्वस है, एक्वस से सॉलिड बन रहा है, तो क्या बना, सॉलिड। अब ये दोनों को पूरा, ये अर्धसेल रिएक्शन है, और दोनों को जब जोड़ेंगे तो मतलब दोनों साइड जो लेफ्ट और राइट साइड रहता है वो कट जाता है, और सेल अभिक्रिया हो जाएगा आपका, सेल अभिक्रिया। तो सेल अभिक्रिया आपका होता है।
अब देखिए इधर है लेफ्ट साइड में क्या बचा है, इधर जेड सॉलिड प्लस Cu 2 + एक्वस, और इधर देता है क्या क्या लेकर के जेड 2 + एक्वस में, और एक चीज़ और आपका बन जाता है Cu सॉलिड बनता है। ये आपका सेल अभिक्रिया है, ये इसका आपका अर्ध सेल अभिक्रिया, ये डेनियल सेल का, इस प्रकार डेनियल सेल कार्य करता है। अब कहता है ईथर का जो क्वथनांक अल्कोहल से काफ़ी कम होता है। अब ईथर का क्वथनांक अल्कोहल से भी काफ़ी कम होने का कारण ही H यही है, हाइड्रोजन बंध है, H बॉन्ड के कारण ही। अब है जो अब ईथर में H बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है, ईथर में हाइड्रोजन बंध उपस्थित नहीं होता। ये मत सोचिएगा कि हाइड्रोजन बंध जैसे ये है तो ये हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है मतलब ये हाइड्रोजन बंध, ऐसा बात नहीं होता है। ऐसा हाइड्रोजन बंध क्या होता है, ये जो बंधा हुआ है यह सहसंयोजक बंध के द्वारा बंधा हुआ है। अब हाइड्रोजन बंध क्या होता है वो समझिएगा। जैसे जल का अणु है आपका, तो जल का अणु H2O है, ये हुआ OH। पहले तो बात होता है कि इसका ऑक्सीकरण संख्या ज़्यादा है, ये दोनों, अब हाइड्रोजन का कम है, तो पहले बात होता है कि तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, थोड़ा खींचा तो इसलिए डेल्टा माइनस, इसका थोड़ा उसके तरफ बढ़ा डेल्टा प्लस, ये दोनों होता है। तो दूसरा जल के अणु भी होता है, उसमें भी तो ऐसा ही होगा, वो भी यहाँ पर होगा, उसमें भी क्या होगा जी, डेल्टा माइनस आएगा, ये H पर डेल्टा प्लस आएगा, ये दोनों में क्या होता है, आकर्षण होगा, और इस दोनों में जो आकर्षण होगा इस बंध को ही हम H बंध कहते हैं या फिर हाइड्रोजन बंध कहते हैं। आज से कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को कि हाइड्रोजन बंध मतलब हाइड्रोजन से जुड़ा होना, ये जरूरी नहीं है। हाइड्रोजन बंध मतलब ये दोनों के मध्य जो भी बंध, ये दो यौगिकों के मध्य हाइड्रोजन बंध काम करता है, और ये देखिए सहसंयोजक बंध दो परमाणुओं के मध्य भी कार्य कर सकता है, ये बात होता है। अब इसके बाद है एक चीज है HI HF से अधिक सबल है। HI जो है, ये जो HF है इससे अधिक सबल है, ज़्यादा सबल होने का मतलब प्रबल है, बहुत ज़्यादा मात्रा में। ये अम्लीय गुण ये ज़्यादा दिखाता है, ये कम दिखाता है इसके तुलना में। इसका कारण है कि जो है आपका F का आकार छोटा है, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है। आकार छोटा होने के कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व भी कम होता है, और जब इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है तो ये बहुत दिक्कत देने लगता है। ये उतना मात्रा में जैसा होना चाहिए वैसा नहीं, तो इसलिए इसका प्रभाव क्या है, आकार छोटा होना और इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा होने के कारण इसका क्या होता है जी, प्रतिकर्षण बढ़ जाता है, इसलिए उतना अधिक मात्रा में अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं कर पाता। तो उसके कारण वो इलेक्ट्रॉन तुरंत अपनी तरफ खींच लेगा, वो जल्दी H मतलब वो सबल, जो अब सबल और प्रबल अम्ल जान लीजिए। तो प्रबल अम्ल वो होता है जो आसानी से H+ आयन मतलब 100% टूट जाता है। ये देखिए इलेक्ट्रॉन अपना तरफ इसको खींचने की क्षमता ज़्यादा है, और इसको इतना इलेक्ट्रॉन करना, इसका आकार बढ़ जाएगा। अब इसका आकार एक छोटा है, इतना छोटा आकार है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन डालना, और इसका आकार इतना बड़ा है, उसमें मात्र 7 इलेक्ट्रॉन डालना, तो आसानी तो यही होगा ना, तो बड़ा वाला। तो उसका इलेक्ट्रॉन घनत्व तो कम है, इलेक्ट्रॉन घनत्व तो कम होने के कारण इसमें उतना मजबूत बंध नहीं बन पाता, जबकि इसमें मजबूती से बंध बनता है, जल्दी ये टूटता ही नहीं है। तो जल्दी नहीं टूटने के कारण ही ये क्या करता है जी, ये सबल होता। अब ये ज़्यादा मात्रा में आपको H+ जल्दी दे देता है, जल्दी टूट जाता है, ये नहीं टूटता है, H+ नहीं दे पाता। जब H+ नहीं दे पाता है तो आपका वो क्या हो गया जी, कैसा बंध हो गया, तो वो बंध आपका हो गया, तो ये कहलाए। इसीलिए ये आपका ये अम्लीय गुण कम मात्रा में दिखाता है, ये ज़्यादा मात्रा में दिखाता है, बस। अब देखिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्लोरीन से क्या है जी, कम है। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है, इलेक्ट्रॉन बंधुता पहले समझिएगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता होता है कि जो है सबसे पहले जो है, तो इलेक्ट्रॉन है, तो कोई भी ये है, तो इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो केमिस्ट्री में एक बात जानिए कि आकर्षण जहाँ होता है, आकर्षण होगा तो आकर्षण से
आपको ऊर्जा निकलता है। ऊर्जा का क्या होता है? ऊर्जा निकलता है, ऊर्जा बाहर निकलता है। और देखिए जब विकर्षण होगा तो ऊर्जा हमें देना होगा, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ता है, ऊर्जा आवश्यक होता है। जब आकर्षण होता है तो वहाँ ऊर्जा बाहर निकलती है। तो जितना पहला जो इलेक्ट्रॉन इससे आकर के जुड़ा है, तो पहला इलेक्ट्रॉन आकर के जुड़ता है तो उसमें ऊर्जाएं बाहर निकलती है। जितना मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है उसी को हम इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। तो यह इसका ज़्यादा होने का कारण है, इसका आकार छोटा है। इस आकार छोटा, इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा होने के कारण ये सही से इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर आसानी से आराम से आ जाता है, जिसके अष्टक भी पूरा हो जाता है। और क्या हो जाता है जी, आपका फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्लोरीन से कम देखने को मिलता है। इसका कारण यही है। अब है उदाहरण के साथ एक निस्तापन और भर्जन को परिभाषित करना है। निस्तापन समझिएगा, कल भी चर्चा किए थे, आज भी चर्चा कर लेते हैं। पीछे भी जा करके देखिएगा, 2011 का क्वेश्चन बैंक वाला जो अपलोड किया गया है उसको देखिएगा तो भी आपको इसका आंसर मिल जाएगा। निस्तापन वैसा अयस्क वैसा। अब देखिए ये प्रयोग होता है जब कार्बोनेट अयस्क को CaCO3 अगर है, कार्बोनेट अयस्क को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन नहीं देना, गर्म किया जाता है और इसे ऑक्साइड में बदला जाता है। ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं निस्तापन। अब इसके साथ साथ है भर्जन। तो भर्जन है 30 सल्फाइड अयस्कों को ऑक्सीजन की भरपूर उपस्थिति में को ऑक्साइड में जो बदला जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं, इस प्रक्रिया को भर्जन कहा जाता है। अब इसके बाद एक अंतिम प्रश्न, अधिशोषण और अवशोषण। अधिशोषण और अवशोषण। अधिशोषण होता है, अधिशोषण कहने का मतलब हुआ अधिशोषित होना। अधिशोषण किसी भी जो है आपका ये सतह वाली घटना है, यह सतह पर होने, अधिशोषण सतह पर होने वाली घटना, ये जानिए, ये सतह पर होता है। ये कभी भी सतह वाली घटना है, सरफेस पर होता है। और उसके बाद ये है बल्क में होने वाली जो घटना है वो है अवशोषण, पूरे भाग में फैल जाता है। अब देखिए अधिशोषण की गति पहले तेज होता है, उसके बाद धीरे धीरे करके वो कम हो जाता है, लेकिन अवशोषण की गति सदैव नियत रहता है। अब देखिए जो अधिशोषण है, अधिशोषण उत्कर्मणीय होता है और उसके बाद वो जो है आपका अवशोषण अनुत्कर्मणीय है। ये सब है इसका अंतर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।